दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुनील है। आज मेरी उम्र 55 साल है। लोग मुझे देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि मैं एक बिल्कुल आम इंसान हूँ। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मेरी मुस्कान के पीछे कितने सालों की थकान, कितने अधूरे सपने और कितने टूटे हुए अरमान छिपे हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में मेरी आंख अचानक खुल जाती तो मैं छत को देखता रहता हूँ और मन ही मन खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या सच में एक बाप की पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही होती है। इस सवाल का जवाब शायद हर इंसान अलग देगा, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही होगा कि हाँ, होती है। लेकिन मेरी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। मेरी कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मेरी जेब में पूरे महीने की कमाई होने के बावजूद कोई बचत नहीं होती थी और दिल में बस एक ही सपना होता कि अपनी आने वाली औलाद को वो जिंदगी दूंगा जो कभी मुझे नसीब नहीं हुई। उस समय मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी का नाम नव्या है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या थी, तो मैं बिना एक पल सोचे कहूँगा कि नव्या ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत रही। क्योंकि उसने कभी मुझसे महंगे गहने नहीं मांगे, कभी बड़ी गाड़ी की जिद नहीं की, कभी ये शिकायत नहीं की कि मैं उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाता हूँ। वो हमेशा यही कहती थी कि घर छोटा हो तो कोई बात नहीं, बस इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। और हमारा घर भी बहुत छोटा था। हमारे घर में 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और बाहर मिट्टी का एक छोटा सा आंगन था। बरसात में छत से पानी टपकने लगता और गर्मी में पंखा भी गर्म हवा देता था। बस सर्दियों में ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ जाती थी। लेकिन सच कहूँ तो उस छोटे से घर में जो सुकून था वो शायद बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलता। हर सुबह मेरी आंख सूरज निकलने से पहले खुल जाती तो मैं चुपचाप उठता ताकि नव्या की नींद ना टूटे। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता, पीछे से उसकी आवाज़ आ जाती, इतनी भी क्या जल्दी है, 2 मिनट तो रुक जाइए, मैं आपके लिए ज़रा चाय बना देती हूँ। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा देता। फिर कुछ ही देर में वो रसोई से चाय लेकर आती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। भले ही घर में कितनी भी तंगी क्यों ना हो, वो मेरे हाथ में चाय का कप देती और कहती कि आप चिंता मत किया कीजिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और मैं हर बार सर हिला देता। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे बैठने से जिंदगी नहीं बदलती है। उसके लिए इंसान को हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस समय मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेल्पर का काम करता था। सुबह अंधेरा रहते ही घर से निकल जाता और रात को जब लौटता, जब आधा मोहल्ला सो चुका होता। पूरा दिन भारी भारी सामान ट्रकों में चढ़ाना, फिर उतारना, धूल धूप और पसीने में काम करना, यही मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। महीने के आखिर में जब सैलरी मिलती तो आधे पैसे घर के खर्चों में चले जाते, बाकी राशन, बिजली और दवाइयों में। महीना ख़त्म होने से पहले ही जेब फिर से खाली हो जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द मुझे तब होता जब मैं देखता कि नव्या अपनी छोटी छोटी खुशियाँ भी बिना कुछ कहे दबा देती थी। कई बार बाजार में किसी साड़ी को देखकर उसकी नज़र ठहर जाती, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। शायद इसीलिए क्योंकि उसे पता था उसके पति की जेब उसकी चाहतों से थोड़ी छोटी है। और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगता था मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी वो हकदार है। उस रात जब हम दोनों घर की छत पर बैठे थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। हल्की हल्की हवा चलने लगी। नव्या आसमान में चमकते तारों को देख रही थी और मैं उसे। तभी मैंने मन ही मन एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात मैंने तो बस एक फैसला लिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ साल मेरी ज़िंदगी को इतनी खूबसूरत खुशियाँ देंगे कि मैं हर परेशानी भूल जाऊंगा। नव्या ने मुझे एक दिन एक ऐसी खबर दी जिसे सुनकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। उस दिन मैं हमेशा की तरह काम से थका हारा घर लौटा। दरवाज़ा खोला तो देखा नव्या के चेहरे पर आज कुछ अलग सी मुस्कान है। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी और फिर नज़रें झुका ले रही थी। तो मैंने जूते उतारते हुए पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। वो धीरे से मेरे पास आई और मेरे हाथ को अपने हाथों में लिए कांपती हुई आवाज़ में बोली, अब हम 2 से 3 होने वाले हैं। एक पल के लिए तो मुझे उसकी बात समझ ही नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसके शब्दों का मतलब मुझे समझ में आया,
मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। सच में? तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी थकान, सारी परेशानियां एक ही पल में कहीं गायब हो गई हों। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया और मुंह से बस एक ही बात निकली, शुक्रिया। नव्या फिर से मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें शुक्रिया किस बात का? मैं हंसते हुए बोला, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए। उस रात हम दोनों ने सिर्फ एक ही चीज की बातें की, हमारे आने वाले बच्चे की, कि वो कैसा होगा, किस पर जाएगा, उसकी आंखें किसके जैसी होंगी और वो बड़ा होकर क्या बनेगा। हम दोनों घंटों इन्हीं बातों पर मुस्कुराते रहे। उस दिन पहली बार मुझे अपने छोटे से घर की दीवारें भी बड़ी लगने लगी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी जीना है। अगले ही दिन से मेरी जिम्मेदारियां पहले से भी ज्यादा बढ़ गईं। मैंने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। कई कई बार रात के 11-12 बजे तक काम करता। मेरा शरीर जवाब दे देता, हाथों में छाले तक पड़ जाते, कमर दर्द से टूट जाती। लेकिन जैसे ही मुझे याद आता कि मेरा बच्चा आने वाला है, तो मेरे अंदर फिर से ताकत आ जाती। नव्या मुझे हमेशा समझाती रहती कि आप इतनी मेहनत मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं हर बार मुस्कुराकर यही कहता कि आज की मेहनत ही तो हमारे बच्चे का कल बनाएगी। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया। नव्या का 7वां महीना चल रहा था। अब मैं उसके हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखने लगा। सुबह उसके लिए दूध गर्म करना, उसके खाने के लिए फल लाना, फिर डॉक्टर के पास ले जाना। अगर कभी उसे रात में कुछ खाने का मन कर जाता, तो चाहे जितनी रातों में फौरन लेने चला जाता, क्योंकि उस समय मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी नव्या और मेरे आने वाले बच्चे की मुस्कान थी। मगर मुझे क्या पता था, जिस बच्चे के आने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, एक दिन उसी की खुशी के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दूंगा। खैर, उसके बाद जब नव्या का नवा महीना शुरू हो चुका था, अब घर में हर दिन एक नई बेचैनी रहती। मैं चाहे काम पर होता या रास्ते में या रात को सो रहा होता, हर वक्त बस एक ही डर लगा रहता, पता नहीं कब अस्पताल ले जाना पड़ जाए। उस जमाने में आज जैसी फैसिलिटीज़ भी कहाँ थी, इसलिए मैं काम पर भी दिल लगाकर नहीं कर पाता था। बार बार घड़ी देखता और मन ही मन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता कि बस मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। एक सुबह मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि अचानक अंदर से नव्या की हल्की सी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर कमरे में गया। वो अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मैं घबरा गया। क्या हुआ नव्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसने धीरे से सर हिलाया। मेरे हाथ पैर फूल गए और बिना एक पल गंवाए पड़ोस की चाची को बुलाने दौड़ा। उन्होंने आते ही नव्या को संभाला और मुझसे बोली, बेटा खड़े क्या हो, जल्दी से रिक्शा लेकर आओ, हमें नव्या को अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनते ही मैं भागता हुआ गली के बाहर पहुंचा। लेकिन उस सुबह जैसे मेरी किस्मत भी मेरा इम्तिहान ले रही थी। काफ़ी देर तक मुझे कोई रिक्शा ही नहीं मिला। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हर गुजरते रिक्शे वाले को आवाज़ दे रहा था। फिर आखिरकार एक बुजुर्ग रिक्शा वाला रुक गया, तो मैंने बिना मोलभाव किए कहा, अंकल आप जितने भी पैसे कहोगे मैं दे दूंगा, बस आप जल्दी चलो। वो मेरी घबराहट समझ गया। कुछ ही मिनटों में हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर नव्या को अंदर ले गए और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर रखी उस पुरानी लोहे की बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और पहली बार खुद को बस इतना बेबस महसूस किया। उस वक्त न मैं उसका दर्द बांट सकता था, न उसके लिए कुछ कर सकता था। मैं बस दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। हर 5 मिनट बाद मेरी नज़र उस दरवाजे पर चली जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय ने चलना ही छोड़ दिया हो। करीब 2 घंटे के बाद अचानक अंदर से एक नन्ही सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने जैसे मेरी सांसें वापस लौटा दी। मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे उस दिन ऊपर वाले ने मेरी झोली दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भर दी हो। उसी पल मेरी आंखें भर आईं। मैंने फौरन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया किया। फिर कुछ देर के बाद नर्स एक छोटे से सफ़ेद कपड़े में लिपटे बच्चे को लेकर बाहर आई। उसने धीरे से उसे मेरी गोद में रखा और मैं उसे देखता ही रह गया। इतना छोटा, इतना मासूम, मेरा बच्चा। उसकी छोटी सी उंगलियों ने जैसे ही मेरी उंगली पकड़ी, उसी पल मैंने मन ही मन एक वादा किया कि बेटा तुझे ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी हर खुशी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। शायद उसी दिन मैंने पहली बार अपने बारे में सोचना छोड़ दिया था।
मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया और सच कहूँ तो उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी बाहों में सिमट आई हो। मैं उसे बस देखता रहा, उसकी छोटी सी नाक, बंद आंखें और नन्हे नन्हे हाथ। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अब किसी का बाप बन चुका हूँ। मेरा मन उसे अपनी गोद से उतारने का नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद मैं नव्या के कमरे में गया। वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बच्चे की तरफ देखते हुए धीमे से पूछा, देखा आपने, हमारा बेटा वो बिल्कुल आपकी तरह है ना? इस पर मैं हंस पड़ा। अरे नहीं, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। ये सुनकर नव्या मुस्कुराई। हम दोनों अपने बेटे को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे हमें पूरी दुनिया मिल गई हो। 2 दिन के बाद डॉक्टर ने हमें छुट्टी दे दी। मैंने अपने बेटे को बहुत संभाल कर गोद में उठाया और पहली बार उसे अपने घर लेकर आया। जैसे ही हम गली में पहुंचे तो पड़ोस की औरतें दरवाजे से झांकने लगीं। सबके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। कोई आकर हमारे बच्चे के गाल छू रहा था, कोई उसे आशीर्वाद दे रहा था। फिर हमारा छोटा सा घर जो पहले शांत रहता था, अब उस नन्ही सी किलकारी से गूंजने लगा। कुछ दिनों के बाद हमने उसका नाम कार्तिक रखा। उस दिन मैंने अपनी पहली पूरी तनख्वाह बिना कुछ सोचे उसके लिए खर्च कर दी। नव्या ने तुरंत मुझे टोका कि इतने छोटे बच्चे को इतने सारे कपड़ों की क्या ज़रूरत थी। इस पर मैंने मुस्कुराकर कहा, ज़रूरत तो इतनी नहीं थी, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरी बात पर वो हंस पड़ी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मेरी जिंदगी का एक नया रूल बन गया। सुबह काम पर जाने से पहले सबसे पहले कार्तिक का चेहरा देखता, उसके माथे को चूमकर ही घर से निकलता और रात को चाहे कितनी भी देर हो जाए, घर आते ही सबसे पहले उसे अपनी गोद में उठा लेता। उसकी एक मुस्कान मेरे पूरे दिन की थकान मिटा देती थी। कई बार वो रात भर रोता रहता और नव्या उसे चुप कराते कराते थक जाती। तब मैं उसे अपनी गोद में लेकर पूरे आंगन में टहलता रहता। इसी तरह धीरे धीरे वो मेरी उंगली पकड़कर सो जाता और मैं उसे देखते हुए सुबह होने का इंतज़ार करता। उन दिनों मेरे पास पैसे कम थे, लेकिन खुशियाँ बहुत थीं। मुझे लगता कि अगर ऊपर वाले ने इसी तरह हमारा साथ दिया तो मेरी छोटी सी दुनिया हमेशा यूं ही हंसती रहेगी। वैसे भी समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते कार्तिक 1 साल का हो गया। अब पूरे घर में उसकी नन्ही नन्ही शरारतें गूंजने लगी। कभी वो घुटनों के बल पूरे आंगन में घूमता, तो कभी दीवार पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करता और मैं काम से लौटता तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता तो वो अपनी छोटी छोटी टांगों से मेरी तरफ आने की कोशिश करता। 2 कदम चलता और तीसरे कदम पर धड़ाम से बैठ जाता, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंसने लगता। उसकी वो हंसी मेरी पूरे दिन भर की थकान पल भर में मिटा देती थी। मैं उसे गोद में उठाकर पूरे घर में घुमाता, कभी अपने कंधों पर बैठा देता तो कभी उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर चलना सिखाता। नव्या दूर खड़ी हम दोनों को देखकर मुस्कुराती रहती। वो अक्सर कहती कि देखना, ये बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह जिद्दी बनेगा। इस पर मैं हंसते हुए जवाब देता कि मेरी तरह नहीं, बल्कि मुझसे भी अच्छा इंसान बनेगा। मेरे लिए अब जिंदगी का मतलब बदल चुका था। पहले मैं अपने लिए कमाता था, फिर नव्या के लिए, और अब हर सांस अपने बेटे के बेहतर फ्यूचर के लिए चल रही थी। धीरे धीरे अब खर्चे भी बढ़ने लगे। दूध, दवाइयाँ, कपड़े, घर का किराया और रोज़मर्रा की ज़रूरतें। कई बार महीने के आखिरी दिनों में हालात ऐसे हो जाते कि जेब में 10 रुपये भी नहीं बचते थे। लेकिन मैंने कभी नव्या या कार्तिक के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। अगर घर में एक ही गिलास दूध बचता तो मैं बहाना बना देता कि आज मेरा मन नहीं है, तुम लोग पी लो। मगर नव्या सब समझ जाती। वो जानती थी कि मेरी मजबूरी मुझे रोकती है। एक रात हम दोनों खाना खा रहे थे। घर में सिर्फ दाल और सूखी आलू की सब्जी बनी थी। तभी नव्या ने धीरे से कहा, आपसे एक बात कहूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, हमारे बीच पूछने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? तो वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है कि कार्तिक अब बड़ा हो रहा है, तो हमें उसके फ्यूचर के बारे में अभी से सोचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छी पढ़ाई करे और वो ज़िंदगी जिए जो हम कभी नहीं जी पाए। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, क्योंकि यही सपना तो मैं भी हर रोज़ अपनी आंखों में लेकर काम पर जाता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वादा करता हूँ नव्या, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। तभी नव्या की आंखें भर आईं। उस रात हम दोनों देर तक जागते रहे। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं था, न कोई ज़मीन, न कोई बड़ी जायदाद, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि उस छोटे से घर की दीवारें भी उन्हें समेट नहीं पा रही थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। कार्तिक अब 3 साल का हो चुका था। उसकी तोतली बातें पूरे घर में रौनक बिखेर देती।
सुबह मेरी आँख खुलते ही वो दौड़कर मेरे सीने पर चढ़ जाता और कहता कि पापा, आज आप जल्दी आना। मैं हर रोज़ उसकी नाक पकड़कर हंसते हुए कहता, अगर मेरा राजा बेटा खाना समय से खाएगा तो पापा भी जल्दी आ जाएंगे। वो तुरंत अपनी छोटी सी उंगली आगे बढ़ा देता। मैं भी अपनी उंगली उसकी उंगली में मिलाकर हंसने लगता, लेकिन हर बार अपना वादा निभा पाना मेरे बस में नहीं होता था। काम कभी जल्दी खत्म ही नहीं होता था। कई बार जब मैं रात को घर लौटता तब तक कार्तिक सो चुका होता, इसलिए मैं चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरकर उसके माथे को चूमता और फिर खाना खाकर सो जाता। इन्हीं दिनों ऊपर वाले ने हमारी झोली में एक और खुशी डाल दी। नव्या दूसरी बार माँ बनने वाली थी। जब उसने मुझे ये खबर दी तो इस बार मैं पहले जितना हैरान नहीं हुआ, बस मुस्कुराया और ऊपर वाले का शुक्रिया किया। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक चिंता भी थी। एक बच्चे का खर्च संभालना ही मुश्किल हो रहा था, अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभलेगी। इसी वजह से मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। नव्या ने मेरी परेशानी पढ़ ली थी। एक रात उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप परेशान मत होइए, अगर ऊपर वाला जिम्मेदारी देता है तो उसे निभाने की ताकत भी ज़रूर देता है। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी हिम्मत मेरी पत्नी ही थी। समय बीतने लगा और फिर वो दिन भी आ गया जब हमारे घर दूसरे बेटे की किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, फिर से आपके यहाँ बेटा हुआ है। इस बार जब मैंने अपने छोटे बेटे को गोद में लिया तो कार्तिक भी मेरे पास खड़ा उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, पापा ये कौन है? उसके मासूम सवाल पर मैं हंस पड़ा। मैंने उसे अपनी गोद के पास बुलाकर कहा, बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, अब इसका ध्यान रखना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कार्तिक ने तुरंत अपना नन्हा सा हाथ बच्चे के सर पर रखा और बोला, मैं इसे कभी रोने नहीं दूंगा पापा। उसकी वो बात सुनकर मेरी और नव्या की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद हमने अपने छोटे बेटे का नाम अक्षय रखा। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा परिवार पूरा हो गया हो। मैं, नव्या, कार्तिक और अक्षय, मेरी छोटी सी दुनिया अब 4 लोगों की हो चुकी थी। लेकिन इस छोटी सी दुनिया को खुश रखने के लिए अब मुझे पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी थी। मेरे दोनों बेटे अब मेरी ज़िंदगी की वजह बन चुके थे। घर से निकलते समय सबसे पहले मैं दोनों के माथे को चूमता और फिर काम पर जाता। शाम को लौटते वक्त चाहे जेब में कितने ही कम पैसे क्यों न हों, लेकिन हाथ कभी खाली नहीं आते थे। कभी 2 टॉफ़ियाँ, कभी 5 रुपए वाली छोटी सी गेंद, तो कभी रंग बिरंगी सीटियाँ ले आता। मेरे लिए उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी कमाई थी। कार्तिक मुझे देखते ही चिल्लाता, मम्मी देखो पापा आ गए, और अगले ही पल नंगे पैर मेरी तरफ दौड़ पड़ता। उसके पीछे पीछे छोटा बेटा अक्षय भी अपनी लड़खड़ाती चाल में चलने की कोशिश करता था। तब मैं दोनों को एक साथ गोद में उठा लेता, लेकिन दोनों इतने शरारती हो चुके थे कि मेरी गोद में टिकते ही नहीं थे। नव्या दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराते हुए कहती, पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए, फिर खेलिएगा इनके साथ। और मैं हंसकर कहता, मैं पूरा दिन इन्हीं के लिए तो मेहनत करता हूँ, अब घर आते ही इनसे दूर कैसे रहूँ। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगते। घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन हंसी की कोई कमी नहीं थी। इतवार का दिन तो जैसे सिर्फ परिवार के नाम होता था। सुबह थोड़ा देर से उठते, नव्या गरम गरम आलू के पराठे बनाती और हम चारों आंगन में बैठकर साथ खाना खाते। खाना खत्म होते ही कार्तिक जिद करने लगता कि पापा आज हम बाहर घूमने चलेंगे। उनकी खुशी के लिए मैं दोनों को कंधे पर बैठाकर पास वाले पार्क तक ले जाता। वहां घंटों उनके साथ खेलता, दोनों को झूला झुलाता, आइसक्रीम खिलवाता और फिर शाम ढलने से पहले उन्हें घर ले आता। ऐसे ही देखते देखते दोनों स्कूल जाने लायक हो गए। जिस दिन उनका स्कूल में दाखिला करवाने गया, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन फीस की रकम देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मैं चुपचाप प्रिंसिपल के सामने खड़ा रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तब मैंने झिझकते हुए कहा, अगर आप मुझे 2 दिन का समय दे दें तो मैं बाकी की फीस भी जमा कर दूंगा। उन्होंने मेरी मजबूरी समझ ली और मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दी। उस दिन घर लौटते समय मेरे कदम भारी हो रहे थे। मैंने किसी तरह बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नव्या ने मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। फिर रात को जब बच्चे सो गए तब उसने धीरे से पूछा, फीस के पैसे कम पड़ गए हैं ना? तो मैंने बिना उससे कुछ छिपाए सर झुका दिया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर नव्या उठी, अलमारी के ऊपर रखा एक छोटा सा डब्बा लेकर आई। उसने उसे लाकर मेरे हाथ में रख दिया। जब मैंने उसे खोला तो उसमें उसकी शादी के समय की 2 पतली सोने की चूड़ियां रखी थी। ये देखकर मैं घबरा गया कि ये क्यों लाई हो तुम?
वो मुस्कुराई और बोली, कल आप इन्हें बेच दीजिएगा। उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत डब्बा बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। ये तुम्हारी है, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? नव्या ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, गहने तो फिर आ जाएंगे सुनील, लेकिन अगर आज बच्चों की पढ़ाई छूट गई तो वो मौका दोबारा नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा। मैं बस उसे देखता रह गया और उसी पल मैंने मन ही मन एक और वादा किया। अब चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगा देनी पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर अगले ही दिन मैंने भारी मन से नव्या की वो दोनों चूड़ियां बेच दी। जब सुनार ने उन्हें तराजू पर रखा तो ऐसा लगा जैसे सोना नहीं बल्कि मेरी पत्नी की खुशियां तोली जा रही हों। पैसे तो हाथ में आ गए, लेकिन दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। उसके बाद मैं स्कूल गया और दोनों बेटों की फीस जमा कर दी। फिर रसीद हाथ में लेकर जब बाहर निकला तो मेरी आंखें अपने आप भर आईं। मैंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, ऊपर वाले बस इतना कर देना कि मेरे बच्चों को कभी ये दिन देखना ना पड़े। शाम को जब घर पहुंचा तो कार्तिक और अक्षय दौड़कर मेरे गले लग गए। कार्तिक खुशी से बोला, पापा आपको पता है आज मैडम ने मेरी तारीफ की। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अच्छा, वेरी गुड बेटा, और जेब से 5 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। ये रहा मेरे होनहार बेटे के लिए इनाम। अक्षय तुरंत मुंह फुलाकर बोला, और पापा मेरा? उसे देखकर मैं हंस पड़ा। फिर मैंने उसे भी 5 रुपए दे दिए। दोनों भाई 5-5 रुपए लेकर ऐसे खुश हुए जैसे मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना दे दिया हो। उनकी उस मासूम सी खुशी को देखकर मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ रहती है। समय के साथ दोनों बेटे बड़े होने लगे। अब उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी थी। स्कूल की किताबें, अलग अलग यूनिफॉर्म, हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा सामने आ खड़ा हो जाता। मैं जितनी मेहनत करता था उतना ही लगता कि कम पड़ रहा है। अब मैं सिर्फ दिन की ड्यूटी नहीं करता, रात में भी ओवरटाइम करने चला जाता। कई कई बार लगातार 2-2 दिन घर पर नहीं आता। ट्रक के केबिन में ही सर टिकाकर 2-3 घंटे सो लेता था और फिर अगले सफ़र पर निकल जाता। मेरे हाथों की हथेलियां सख्त हो चुकी थी, चेहरे पर उम्र से पहले थकान दिखाई देने लगी। लेकिन जब भी मैं घर लौटता दोनों बेटे दौड़कर गले लग जाते। उस एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ऐसे ही एक रात में बहुत देर से घर पहुंचा तो नव्या मेरा इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई थी। मैंने जाकर धीरे से उसे जगाया। वो उठी और मेरे लिए खाना परोसने लगी। मैंने जब पहला निवाला ही मुंह में रखा था कि उसने धीमी आवाज में कहा, सुनील एक बात कहूँ? मैंने उसकी तरफ देखा तब वो बोली, आप दिन रात बस काम ही करते रहते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें पैसों से ज्यादा आपकी भी जरूरत है। कार्तिक तो कई बार पूछता भी है कि पापा हमारे साथ पहले जैसा क्यों खेलते नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं भी उनके साथ रहना चाहता हूँ नव्या, लेकिन अगर आज मेहनत नहीं करूँगा तो कल इन्हीं बच्चों के सपने कैसे पूरा करूँगा भला। नव्या के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस एक गहरी सांस ली और चुपचाप मेरी थाली में एक रोटी और रख दी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बच्चों के कल को संवारने की कोशिश में धीरे धीरे उनका बचपन खोता जा रहा था। दिन, महीने और फिर साल बीतते चले गए। कार्तिक अब 10वीं कक्षा में पहुंच चुका था। अक्षय भी उससे 2 साल छोटा होने के बावजूद पढ़ाई में बहुत तेज था। दोनों की स्कूल फीस अब पहले से कई गुना बढ़ गई। ऊपर से कोचिंग का खर्चा, किताबें, हर महीने कोई ना कोई नया खर्चा सामने आ खड़ा होता। मैं अपनी पूरी ताकत से मेहनत कर रहा था, लेकिन अब सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं लग रही थी। एक शाम मैं काम से लौटा तो देखा घर का माहौल कुछ अलग था। कार्तिक और अक्षय दोनों चुपचाप बैठे थे। ये देखकर मैंने हंसते हुए पूछा, क्या बात है, आज घर में इतनी शांति क्यों है? तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कार्तिक धीरे से बोला, पापा स्कूल में सब बच्चों के पास कंप्यूटर है और प्रोजेक्ट भी उसी पर बनते हैं। टीचर ने मुझसे कहा है कि अगर घर में कंप्यूटर हो तो पढ़ाई और आसान हो जाएगी। उसने इतना धीरे से कहा जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं उसको मना ना कर दूं। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। तो दोनों बेटों के चेहरों पर उम्मीद आ गई। मैंने बिना कुछ सोचे कह दिया कि अगले महीने हमारे घर में कंप्यूटर होगा, फिर उस पर तुम दोनों अपना काम किया करना। मेरी बात पूरी होते ही दोनों खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फौरन मुझे गले से लगा लिया। लेकिन उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मुझे पता था मेरी जेब में इतने पैसे नहीं हैं। अगले महीने की तनख्वाह से तो घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता था, फिर कंप्यूटर कहाँ से आता। रात के करीब 2 बजे तक भी मैं जागता रहा।
नव्या ने करवट बदलते हुए अचानक पूछा, आप अभी तक सोए नहीं? इस पर मैंने धीरे से कहा, बच्चों से वादा कर लिया है तो अब निभाना भी पड़ेगा। नव्या कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, सुनील, आप हमेशा हर वादा पूरा कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं खुद को देखता रहूंगा तो बच्चों के सपने कैसे बनेंगे? नव्या ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में गर्व भी था और साथ ही चिंता भी थी। अगले दिन फिर मैं काम पर पहुंचा, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। दोपहर के समय मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ चाय पी रहा था। तभी मेरे पुरानी साथी रमेश मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, क्या बात है सुनील, आज बहुत परेशान लग रहे हो? मैंने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन न जाने कि उस दिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। बच्चों की पढ़ाई, घर के बढ़ते हुए खर्चे, मेरी कमाई और मेरी मजबूरी सब बता दिया। तो उन्होंने बिना कुछ कहे पूरी बात सुनी। फिर धीरे से बोले, सुनील, अगर सच में अपने बच्चों का फ्यूचर बदलना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। तो फिर क्या करूं? उन्होंने चाय का आखिरी घूंट पिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, हमारी कंपनी लंबे रूट के ट्रक ड्राइवर भेज रही है। वहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन कमाई भी यहाँ से 3 गुना मिलेगी। मैं कुछ पल चुप रहा, लेकिन उन रूट्स पर तो कई कई हफ्तों तक घर नहीं आ पाऊंगा। इस बात पर रमेश ने गहरी सांस ली। हाँ, यही सबसे बड़ी कीमत होगी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार मेरे सामने एक ऐसा रास्ता खड़ा था जहाँ एक तरफ मेरे बच्चों का फ्यूचर था तो दूसरी तरफ उनका बचपन। उस दिन मेरा मन पूरे समय कहीं और ही भटकता रहा। रमेश की कही हुई बात बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। कमाई 3 गुना ज्यादा होगी, लेकिन घर से कई कई हफ्तों तक दूर रहना पड़ेगा। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो हमेशा की तरह कार्तिक और अक्षय दौड़ते हुए मेरे पास आए। पापा, देखिए आज हमें टेस्ट में कितने नंबर मिले। दोनों अपनी अपनी कॉपियां मेरे सामने कर रहे थे। मैंने पहले कार्तिक की कॉपी देखी, फिर अक्षय की देखी। दोनों ने बहुत अच्छे नंबर लाए थे। ये देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने दोनों को गले लगा लिया। उस पल मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या मैं सच में इन दोनों से कई कई हफ्तों तक दूर रह पाऊंगा। रात का खाना खाने के बाद दोनों बच्चे अपने कमरे में पढ़ने चले गए। मैं और नव्या आंगन में चारपाई पर बैठे तो चारों तरफ सन्नाटा था। फिर नव्या ने पूछा, क्या बात है सुनील, सुबह से बहुत खोए खोए लग रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और रमेश की बताई हुई बात बता दी। नव्या बिना टोके सब सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर आप वो काम कर लेते हैं तो कमाई सच में इतनी बढ़ जाएगी? मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन महीने में शायद 2-3 दिन ही घर आ पाऊंगा, या हो सकता है कि कभी कभी उससे भी कम दिन आऊं। नव्या की नज़र तुरंत कमरे की तरफ चली गई जहां हमारे दोनों बेटे बैठकर पढ़ रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं सुनील, उन्हें आपके साथ की भी ज़रूरत है। मैंने उसकी बात काटी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी भी गलत नहीं थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, आज मैं इनके साथ रह लूँगा, लेकिन अगर कल इनके सपने पूरे ना कर पाया तो शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँ। तब नव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं। वो हमेशा की तरह मेरे फैसले के साथ खड़ी हुई थी। बस इतना बोली, एक वादा कीजिए, चाहे आप कहीं भी रहें, बच्चों को कभी ये महसूस मत होने दीजिएगा कि उनके पापा उनसे दूर हो गए। इस पर मैंने उससे कहा कि हाँ, वादा रहा। आखिरकार मैंने अपना फैसला कर लिया। तीसरे दिन मैं कंपनी के मालिक के केबिन में पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, आओ सुनील, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तब उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि हाँ बताओ। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, साहब, अगर वो लंबे रूट वाली ड्यूटी अभी भी खाली है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। फिर एक फ़ाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। मैंने कांपते हाथों से उस पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद मैं धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकला। हाथ में सिर्फ एक कागज़ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया हो। घर पहुंचने तक मैं यही सोचता रहा, बच्चों को कैसे बताऊंगा। उस रात खाना हमेशा की तरह चारों ने साथ बैठकर खाया, लेकिन आज मेरी भूख जैसे कहीं खो गई थी। कार्तिक और अक्षय हंसते हुए अपने स्कूल की बातें बता रहे थे। नव्या दोनों को देखकर मुस्कुरा उठी और मैं बस उन्हें देखे जा रहा था। खाना खत्म हुआ तो मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। इस पल तीनों की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मैंने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, कंपनी ने मुझे लंबे रूट की ड्यूटी दी है। अब मुझे कई कई दिनों तक बाहर रहना पड़ेगा।
कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबसे पहले कार्तिक बोला, मतलब आप रोज घर नहीं आएंगे पापा? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की कि हाँ आऊँगा बेटा, लेकिन पहले जितना नहीं। अक्षय तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तो फिर मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा? उसका इतना सा सवाल सीधे मेरे दिल में उतर गया। मैंने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और कहा, जब भी पापा घर आएंगे सबसे पहले तुम्हारे साथ ही खेलेंगे। लेकिन इस बार मेरी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। नव्या चुपचाप सब सुनती रही। उसने बच्चों के सामने खुद को संभाल लिया, लेकिन मैं जानता था उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। अगली सुबह मेरा पहला लंबा सफ़र तय होना था। मैंने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, फिर घर से निकलने लगा तो कार्तिक दौड़ कर आया, मेरे गले से लग गया। मेरी आंखें वहीं भर आईं। जिस बेटे के लिए मैं दिन रात कमाने निकल रहा था, उससे गले लगकर मेरा मन भर आया। अब खुद को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं उस दिन पहली बार अपने बच्चों के सामने रोया था और बस इतना ही कह पाया, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि ये बहुत जल्दी आखिर कितने दिनों के बाद आने वाला है। मेरी नई ज़िंदगी तब से ही शुरू हो चुकी थी। अब मेरा ज़्यादातर समय ट्रक के स्टीयरिंग के पीछे ही बीतता। एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, कभी तेज़ धूप में भी, कभी मूसलाधार बारिश में और कभी कड़ाके की ठंड में भी। लेकिन हर सफ़र के दौरान मेरे मन में बस एक ही तस्वीर रहती थी, नव्या, कार्तिक और अक्षय, उन सब की। मैं महीने के 1-2 बार ही घर आ पाता था, लेकिन जब भी आता तो पूरी कोशिश करता कि बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे। कार्तिक को नई घड़ी चाहिए होती, मैं फ़ौरन ला देता। अक्षय को महंगा क्रिकेट बैट चाहिए होता तो वो भी ले आता। इसी तरह सब ख्वाहिशें पूरी करने लगा। कभी नए जूते, कभी साइकिल तो कभी स्कूल की टूर के लिए पैसे देना। लेकिन मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि इतनी ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि मेरे लिए उनकी हर खुशी मेरी अपनी खुशी से भी बढ़कर थी। मगर धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा, जो शायद उस समय मेरी नज़र से छूट गया था। पहले जब मैं घर आता था तो दोनों बेटे दौड़कर गले लग जाते, लेकिन अब दरवाज़ा खुलते ही उनकी पहली आवाज़ होती कि पापा, आप मेरे लिए क्या लाए? इस पर मैं मुस्कुरा देता, सोचता अभी ये बच्चे हैं, उनकी उम्र ही ऐसी है कि बाप से कुछ न कुछ लाने की उम्मीद रखते हों। एक बार ऐसा हुआ, मैं लगातार 20 दिन के बाद घर लौटा और जैसे ही मैंने बैग नीचे रखा तो कार्तिक ने बिना हालचाल पूछे बैग खोलना शुरू कर दिया। अक्षय भी उसके साथ बैठ गया था। दोनों एक एक सामान निकाल कर देखने लगे। उन लोगों ने मुझे देखा भी नहीं, न मुझसे बोले, और मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ बस उन्हें देखता रह गया। न किसी ने पूछा कि पापा, आपका सफ़र कैसा रहा? न किसी ने ये कहा कि आप बहुत थक गए होंगे। मैं ये सब देखकर उस दिन पहली बार मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई, पर अगले ही पल मैंने खुद को समझा लिया कि अभी तो ये बच्चे हैं, बड़े होंगे तो सब खुद समझ जाएंगे। नव्या भी कभी कभी फ़ोन पर मुझसे कहती कि सुनील, आप हर बार इनकी हर जिद पूरी मत किया कीजिए, अब दोनों थोड़े ज़िद्दी होने लगे हैं। इस पर मैं हंसकर जवाब देता कि अरे बचपन दोबारा थोड़ी आएगा इनका, इसलिए ये जो भी मांग रहे हैं दे दो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए तरसें। मैं ये कभी नहीं देख सकता। मेरी बात पर नव्या चुप हो जाती। शायद वो समझ रही थी कि जिस प्यार को मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वही प्यार धीरे धीरे बच्चों को जिम्मेदार नहीं बल्कि ज़िद्दी बना रहा था। इसी तरह समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कार्तिक अब 12वीं में आ गया था और अक्षय 10वीं में। अब उनकी मांगे भी बदल चुकी थी। महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, दोस्तों के साथ घूमने के लिए पैसे, और मैं बिना कुछ पूछे हर महीने पहले से ज़्यादा पैसे भेजने लगा, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मेहनत का असली हक तो मेरे बच्चों का ही है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उन्हें ज़रूरत और चाहत का फ़र्क सिखाना ही भूल गया हूँ, और वक्त कब हाथों से फिसल गया पता ही नहीं चला। कल तक जो कार्तिक और अक्षय मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, आज दोनों अपने पैरों पर खड़े जवान लड़के बन गए। कार्तिक ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। अक्षय भी कॉलेज खत्म करके नौकरी करने लगा था। जिस दिन दोनों को पहली तनख्वाह मिली, उस दिन मैं घर पर नहीं था। मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर ट्रक लेकर एक सफ़र पर निकला हुआ था। उस वक्त नव्या ने फ़ोन पर खुश होकर बताया, सुनिए, आज दोनों को अपनी पहली पहली सैलरी मिली है। ये सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसी वक्त रास्ते के किनारे ट्रक रोका और आंखें बंद करके ऊपर वाले का शुक्रिया किया। मुझे लगा मेरी सालों की मेहनत आखिर आज रंग ले आई है। उस रात मैंने कार्तिक को फ़ोन किया और कहा, बेटा, पहली तनख्वाह मिली है तुम्हारी,
ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसकी आवाज़ में पहले वाली बात नहीं थी। वो बोला, हाँ पापा, मिल तो गई है। मैं ज़रा अभी दोस्तों के साथ बाहर आया हूँ, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ होगा, कोई बात नहीं, बाद में कर लेगा फ़ोन। फिर मैंने अक्षय को फ़ोन किया। उसने भी जल्दी-जल्दी बात ख़त्म करते हुए कहा कि पापा, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, ज़रा घर पहुँचकर बात करता हूँ। उसके बाद उसका भी फ़ोन कट गया। कुछ पल तक मैं मोबाइल की स्क्रीन देखता रहा। पहले यही दोनों बच्चे मेरे एक फ़ोन का घंटों इंतज़ार करते थे, लेकिन आज उनके पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे। मैंने फिर खुद को समझा लिया कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मुझे ऐसे इतना सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अब जब भी मैं घर आता, तो दोनों अपने-अपने काम में लगे रहते थे। कभी दोस्तों के साथ बाहर जा रहे होते, तो कभी मोबाइल में ही लगे रहे। मैं घंटों सफ़र करते घर पहुंचता, लेकिन उनसे 2 बातें करने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता। एक शाम मैं आंगन में बैठा हुआ चाय पी रहा था, तभी मैंने सुना कार्तिक अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर कह रहा था कि यार, मेरे पापा तो अभी भी पुरानों ख़यालों के ही हैं। वो हर बात में समझाने लग जाते हैं। मैं अब कोई बच्चा थोड़ी हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने तो कभी उसे डाँटा तक भी नहीं था, फिर भी वो शायद अब उसे मेरा समझाना भी अच्छा नहीं लगता था। उधर अक्षय भी पहले जैसा नहीं रहा। अगर महीने के शुरू में पैसे समय पर ना पहुँचते, तो उसका फ़ोन ज़रूर आ जाता कि आपने इस बार पैसे नहीं भेजे। लेकिन ये कभी नहीं कहता कि मेरी तबीयत कैसी है या सफ़र कैसा चल रहा है। ये पूछने के लिए उसका कभी फ़ोन नहीं आता था। मैं फिर भी खुश रहता, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी मेहनत सफल हो गई। देखते ही देखते कार्तिक और अक्षय दोनों की शादी भी हो गई। मैंने उनकी शादियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस बेटे ने जो कहा, मैंने बिना सोचे वही किया। कार्तिक की शादी में उसने बड़े बैंकेट हॉल की जिद की, मैंने उसके लिए भी हाँ कर दी। ये नहीं सोचा कि वहाँ तो काफ़ी पैसे लगेंगे। फिर अक्षय ने कहा कि पापा, बारात में लग्जरी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरे दोस्तों के सामने कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। मैंने वो भी कर दिया। उस समय मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे समझाया भी था कि सुनील, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखो। पर मैं बस मुस्कुरा देता कि मेरे बच्चे ही मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी है, मुझे भला और क्या चाहिए। लेकिन शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादियों के बाद दोनों बहुएं अपने अपने घर के काम करती रहती। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता, लेकिन मुझे महसूस होने लगा था कि अब इस घर में मेरी ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही। मैं जब भी कई दिनों के बाद घर लौटता, अब पहले की तरह कोई बेसब्री से दरवाजे पर इंतज़ार नहीं करता था। कभी-कभी तो मुझे बार-बार घंटी बजानी पड़ती, उसके बाद जाकर जब दरवाज़ा खुलता, तो बस इतना सुनाई देता, "आ गए आप पापा।" फिर सब अपने-अपने काम में लग जाते। एक शाम मैं सफ़र से बहुत थका हुआ घर पहुंचा। सुबह से मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। मैंने सोचा आज दोनों बेटे साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन कार्तिक अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया और अक्षय ने कहा कि मुझे ऑफिस की पार्टी में जाना है, वहाँ देर हो जाएगी। तो मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, आराम से जाओ। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकले, मेरी मुस्कान भी उनके साथ ही चली गई। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया था। नव्या मेरे पास आई। उसने बिना कुछ कहे मेरे सामने खाना रख दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नव्या सब समझ रही थी। उसने धीरे से मुझसे कहा, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं, आप ज्यादा मत सोचिए, बस अपना ध्यान रखिए। उस पर मैंने सर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन की शुरुआत हो चुकी थी। उनकी शादियों के बाद मैंने सोचा था कि अब शायद मेरी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी। अब दोनों बेटे कमाने लगे हैं। मुझे लगा अब मैं थोड़ा सुकून से जी सकूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन कार्तिक मेरे पास आकर बोला, पापा, मैं सोच रहा हूँ कि नई कार ले लूँ। ऑफिस में सबके पास कार है, बस मेरे पास ही नहीं। उसकी बात पर मैंने मुस्कुराकर कहा कि बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तुम्हारी बचत हो गई हो तो ज़रूर ले लो। वो फिर बोला, पापा, बचत तो अभी नहीं है, पर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो आसान हो जाएगा। फिर मैंने बिना कुछ सोचे अपनी कई सालों की बचत उसे दे दी। उसके कुछ ही महीनों के बाद अक्षय भी मेरे पास आया, बोला कि पापा, मुझे एक फ़्लैट की बुकिंग करनी है, बजट थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने उसके लिए बैंक जाकर अपनी एफडी तोड़वा दी ताकि उसका काम हो जाए। पर नव्या ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। सुनील, आप थोड़ा अपने लिए भी बचा लीजिए, उम्र अब पहले जैसी नहीं रही है, कभी ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे। मैं हंसकर बोला, हमारे लिए बचाकर क्या करेंगे नव्या, आखिर ये सब एक दिन बच्चों का ही तो होना है। मेरी बात पर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप हो गई। उसे पता था कि मैं बच्चों के सामने कभी हिसाब नहीं लगाता। इस तरह ही वक्त आगे बढ़ने लगा, साथ ही अब मेरी उम्र भी बढ़ रही थी।
पहले जहां मैं लगातार 20-20 घंटे ट्रक चला लेता था, अब 4-5 घंटे बाद ही कमर में दर्द शुरू हो जाता, घुटनों में भी दर्द रहने लगा था, जिस पर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि सुनील जी, अब शरीर को आराम की ज़रूरत है, अब इतना लंबा सफ़र आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर की बात सुनी लेकिन मान नहीं पाया, क्योंकि अब भी मुझे लगता था अगर मैं रुक गया तो घर की जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। एक रात में सफ़र से लौटा ही था कि तेज़ चक्कर आ गया। अगर पास खड़े ड्राइवर ने मुझे पकड़ा ना होता तो शायद मैं वहीं गिर जाता। उसने घबराकर मुझे संभाला। उस दिन पहली बार मुझे खुद से डर लगा कि सच में अब मेरा शरीर जवाब देने लगा था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैंने अब खुद के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। अब हर सफ़र पहले जैसा आसान नहीं लगता था। कई बार ट्रक चलाते चलाते सीने में हल्का सा दर्द होने लगता, तो कई बार हाथों में इतनी झंझनाहट होती कि स्टीयरिंग पकड़ना भी मुश्किल हो जाता। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, न कार्तिक को न अक्षय को। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे मेरी वजह से परेशान हों, लेकिन शरीर भी कब तक साथ देता। एक दिन सफ़र से लौटने के बाद मुझे तेज़ बुखार हो गया। लगातार 3 दिन तक मैं बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पाया। नव्या हर समय मेरे पास बैठी रही। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और एक दिन बोली कि अब बस बहुत हो गया सुनील, आप नौकरी छोड़ दीजिए, जितना कमाना था आपने कमा लिया। मैं बस मुस्कुरा देता, लेकिन इस बार मेरी मुस्कान में पहले वाली ताकत नहीं थी। फिर 3 दिन के बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मैंने अपने दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया। कार्तिक और अक्षय दोनों आकर सामने बैठ गए। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। डॉक्टर ने भी आराम करने को कहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये काम छोड़ दूँ। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार्तिक तुरंत बोला, अभी आप काम कैसे छोड़ सकते हैं पापा? मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आगे बोला, अभी तो घर का लोन चल रहा है, कार की ईएमआई भी है, अगर आप अभी रुक गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अक्षय ने भी उसकी बात का साथ देते हुए कहा, हाँ पापा, बस 3-4 साल और मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आराम ही आराम करना। मैं कुछ पल तक दोनों बेटों को देखता रह गया। मैंने तो सोचा था ये दोनों कहेंगे कि अब बस बहुत हो गया पापा, अब आप आराम कीजिए, अब हमारी बारी है, हम सब कुछ देख लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बातों में मेरी सेहत से ज़्यादा पैसों की चिंता थी, मगर मैंने हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली ताकि उन्हें मेरी तकलीफ दिखाई न दे, और सिर्फ इतना कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। उसके बाद दोनों बेफिक्र होकर कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने नव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ नहीं बोल सकी। उस रात बहुत दिनों बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैंने अपने बच्चों की हर ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन उन्हें अपने माँ बाप की तकलीफ समझना कभी सिखा ही नहीं पाया। उस रात के बाद मेरे अंदर जैसे कुछ बदल गया था। पहले मैं हर सुबह काम पर जाते समय यही सोचता कि आज और ज़्यादा कमाना है, लेकिन अब हर सुबह खुद से ही एक सवाल पूछता था कि आखिर कब तक। फिर भी मैंने अपने बच्चों की बात मान ली और एक बार फिर खुद को काम में झोंक दिया। लगातार 3 साल मैंने बिना रुके मेहनत की। शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता गया, लेकिन बैंक खाते में पैसे बढ़ते गए। एक दिन सफ़र से लौटते समय मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर साफ शब्दों में कह दिया, अगर अब भी आपने आराम नहीं किया तो आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। इस बार मैंने फैसला कर लिया, अब बस और काम नहीं करूँगा। मैंने उसी दिन नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ नव्या को सब पता था। मैंने उससे कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो समझ गई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसने बस इतना पूछा, इस बार कहाँ जा रहे हैं? मैं मुस्कुराया कि ज़िंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ करने जा रहा हूँ। इतने साल ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करते करते मैंने बहुत से लोगों का भरोसा जीत लिया था। मेरे पुराने मालिक ने कई बार मुझसे कहा भी कि सुनील, कभी नौकरी छोड़ो तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेना, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है। उस समय मैंने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा कि हाँ सुनील, मैं आज भी अपने शब्दों पर कायम हूँ, तुम बस आ जाओ। धीरे धीरे 1 ट्रक, 2 ट्रक, फिर 4, और देखते ही देखते हमारी अपनी छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी हो गई। करीब 2 साल के बाद मैंने शहर के सबसे अच्छे इलाके में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। उस घर की चाबी जब मेरे हाथ में आई तो मेरी आंखों के सामने वो टूटा हुआ पुराना मकान घूम गया, जहाँ कभी बारिश का पानी टपकता था। मैंने उसी दिन नव्या से कहा, चलो अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। नव्या की आंखें भर आईं। इधर जब कार्तिक और अक्षय को पता चला कि मैंने अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया और अब मैं पहले से भी ज़्यादा सफल हूँ, तो दोनों बेटे तुरंत मेरे पास आ पहुँचे।
जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, दोनों ने मेरे पैर पकड़ लिए। कार्तिक रोते हुए बोला, पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अक्षय भी सर झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने दोनों को उठाया, कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ये जानकर दोनों बेटों के चेहरे खिल उठे। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। कुछ ही महीनों के बाद कार्तिक ने फिर मुझसे कहा, पापा, अगर कंपनी का आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर दें तो बैंक से बड़ा लोन मिल जाएगा। और उसके अगले ही पल अक्षय बोला, और ये नया घर भी अभी से हमारे नाम कर दीजिए, बाद में भी तो सब कुछ हमारा ही है। मैंने पहली बार दोनों की आंखों में देखा, वहाँ प्यार नहीं बल्कि सिर्फ लालच दिखा। उस वक्त मेरे अंदर का बाप बहुत रोया, लेकिन एक इंसान जाग गया। मैंने अलमारी से उनके सारे कागज निकाले और शांत आवाज में कहा, आज के बाद तुम दोनों अपनी जिंदगी अपने दम पर जियो। दोनों मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस दिन तुम्हें अपने बाप की चिंता करनी चाहिए थी, उस दिन तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों की चिंता थी, और आज भी तुम्हें मैं नहीं, मेरी दौलत दिखाई दे रही है। कार्तिक रोते हुए बोला, पापा, बस एक मौका और दे दीजिए। मैंने सर हिला दिया। मैंने मौके बहुत दिए, लेकिन तुमने हर बार मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा। उसके बाद मैंने नव्या का हाथ पकड़ा, फिर आखिरी बार दोनों बेटों से कहा, जिस औलाद के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर गुजार दी, अगर वही औलाद अपने माँ बाप को बोझ समझने लगे तो ऐसे रिश्तों को ढोने से अच्छा है उसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। कुछ पल के सन्नाटे के बाद मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दिन मेरे घर से दो बेटे नहीं निकले थे। मेरे दिल से आखिरी उम्मीद निकल गई। लेकिन उस शाम पहली बार मैं और नव्या बरामदे में साथ बैठे हुए थे। अब हमें न किसी किश्त की चिंता थी, न किसी जिम्मेदारी का बोझ, बस एक दूसरे का साथ था। और शायद इतने सालों बाद हमने सच में जीना शुरू किया। एक बाप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अपने बच्चों के नाम कर देता है। वो अपनी ख्वाहिशें, अपने सपनों और अपनी खुशियों का गला घोटकर सिर्फ इसीलिए मेहनत करता है ताकि उनके बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप की कुर्बानियों को भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ पैसे कमाने की मशीन या अपनी ज़रूरतें पूरी करने का जरिया समझने लगते हैं, तो उससे बड़ा दुख किसी माँ बाप के लिए नहीं होता। पैसा, बंगला, गाड़ी और दौलत इंसान को खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार दोबारा कभी नहीं दे सकते। जिस दिन माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, उस दिन लाखों करोड़ों रुपये भी उनके एक आशीर्वाद या एक बार सिर पर रखे हाथ की कमी पूरी नहीं कर सकते। हर बच्चे को ये बात याद रखना चाहिए कि जिस हाथ ने बचपन में उसे चलाना सिखाया था, बुढ़ापे में उसी हाथ को सहारे की ज़रूरत होती है। जिस बाप ने अपनी जवानी सड़क पर धूप में, बारिश में और मुश्किलों में गुजार दी, और जिस माँ ने अपनी हर खुशी को कुर्बान करके अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर बनाया, उनका ख्याल करना सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर आपके मम्मी पापा आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें समय दीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। ये याद रखिए कि औलाद की सबसे बड़ी पहचान उसकी कमाई नहीं बल्कि अपने माँ बाप के लिए उसका व्यवहार होता है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, उस घर में सुकून अपने आप आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।